द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर ही आपका स्टार्ट होता है एक फिगर से, है ना। आप यदि पेज नंबर, ये सबसे पहला ही पेज आपका है इस चैप्टर का, उस पेज के सबसे ऊपर में सबसे टॉप में एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर आपको देखने में बड़ा सुंदर लग रहा होगा। बहुत कुछ ये फिगर कहता है, आपको बहुत कुछ कहता है। अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है इसी फिगर के साथ। अच्छा, याद कीजिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था आपका चैप्टर, एक सस्पेंस के साथ, है ना, कि लुइस 16 ने आर्मी को भेज दिया है शहरों में फायर करवाने के लिए, है ना। ब्रेड का प्राइस अचानक बढ़ गया, यानी कि बहुत ही सस्पेंस के साथ आपने क्लास 9th के चैप्टर जो था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको आपने स्टार्ट किया था। वो सस्पेंस क्या था? वो सस्पेंस ये था कि जो कि आपको चैप्टर के बाद में मिलने वाला है, चैप्टर के अंदर में कहीं कहीं आपको मिलता जाएगा। यानी कि कभी कभी मूवी में होता है ना कि जो कि बाद में होने वाला वो आपको पहले ही सस्पेंस के तौर पे दिखा देता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें जग जाए। तो आपने वो क्लास 9 में पढ़ लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और क्लास 10th का जो आपका ये नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये आपका स्टार्ट होता है वो भी एक सस्पेंस के साथ, वो भी एक पेंटिंग के साथ। और ये पेंटिंग बहुत कुछ कहता है। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपने अपना बुक आपके सामने खोल लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियूज पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियूज कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, पहले हम लोग शुरुआत कर देते हैं। आपका टॉपिक का नाम आपका ये है। इस टॉपिक से आपका बहुत सारा सवाल भी बनता है ना। चलिए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि आपका चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फ्रेडरिक सोरियो के सपने से। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात हो रहा है 1848 का, यानी से 1848 का बात हो रहा है। फ्रेडरिक सोरियूज एक बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट आप कह सकते हैं, मतलब आर्टिस्ट तो नहीं, पेंटर कह सकते हैं आप उनको, है ना। बहुत अच्छा वो पेंटिंग करता था और वो बिलोंग करता था कहाँ से? फ्रांस से, फ्रांस से। और ये फ्रांस आपका कहाँ पे है? यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा कंट्री है। तो फ्रेडरिक सोरियो एक बहुत ही अच्छा एकदम कलाकार आदमी था, बहुत अच्छा अच्छा वो पेंटिंग बनाता था। उनको एक दिन उन्होंने एक मतलब अपने सपने में उन्होंने देखा। अब उन्होंने, ये बात हो रहा है कब का? 1848 का, यानी कि 1848 का। उन्होंने एक दिन अपने सपने में देखा कि हमारा जो सिस्टम है यूरोप का, है ना, वो एक ऐसा सिस्टम अब बनने वाला है या फिर बन चुका होगा जो कि पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो चुका होगा। यानी कि यहाँ पे हर तरीके से जो सिस्टम है, जो गलत तरीके से चल रहा था पहले, वो अच्छे तरीके से अब चल रहा होगा। इस प्रकार का वो सपना देख रहा है ना। डेमोक्रेटिक हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे लोगों को इक्वल राइट अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा होगा या फिर होगा। इस प्रकार का वो सपना देख रहा है वो। एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि यहाँ पे समाज में हर किसी को बराबर इज्जत, बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर स्टेटस मिलेगा। इस प्रकार का ये सपना देख रहा है। और इन्होंने अपने सपने में तो ये चीज़ देखा, उन सपनों को उन्होंने क्या किया? 4 प्रिंट के माध्यम से उसको उन्होंने उतार दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग सपना देखते हैं ना, तो सपने में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है ना। उसी प्रकार से फ्रेडरिक सोरियो सपना ये देख रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारा देश जो है पूरी तरीके से, यानी कि जो यूरोप है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक बन चुका होगा, पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच में समानता आ चुका होगा, यहाँ पे हर लोग आपस में इक्वल हो चुके होंगे। ये वो अभी फ़िलहाल अपने सपने में देख रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने सपने को एक पेंटिंग के माध्यम से लोगों के सामने रख दिया और उन्होंने बनाया 4 पेंटिंग, 4 प्रिंट्स बनाया उन्होंने, 4 प्रिंट्स, ठीक है। चलिए, अब लेकिन चारों के बारे में यहाँ पे आपका जिक्र नहीं है, चारों के बारे में आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जिक्र तो नहीं है। केवल एक पेंटिंग के बारे में जिक्र किया गया है, उनके द्वारा जो बनाया गया था वो पेंटिंग आपका बुक में दिया हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट में आपने क्या सीखा? इस पॉइंट में आपने ये सीख लिया कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक बहुत ही अच्छा पेंटर थे, है ना, आर्टिस्ट आप कह लीजिए उनको, बहुत अच्छा वो पेंटिंग बनाते थे। तो उनको एक दिन सपना आया, उन्होंने वो अपने सपने में देखा कि हमारा जो यूरोप है
वो एक दिन पूरी तरीके से बदल चुका होगा। यहाँ पे हर लोगों को इक्वल राइट मिल चुका होगा, है ना, डेमोक्रेसी यहाँ पे आ चुका होगा, लोगों के बीच में समानता होगा, इस प्रकार का यहाँ पे वो अपने सपने में देख रहे थे। और उन्होंने अपने सपने को क्या किया, 4 इमेज के द्वारा लोगों के सामने रख दिया। उन 4 इमेज में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो हो गया उसका फर्स्ट वाला पेंटिंग। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the status of liberty। देखिए एनसीईआरटी बुक जो है ना, जो भी कह रहा है ना, तो कम से कम आपको वो तो समझना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक खास करके जो कहता है वो इसमें मतलब हवा में नहीं कहता है, वो जो भी कहता है वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। समझ रहे बात को? चलिए तो आप समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, उन्होंने 4 सीरीज बनाया था ना प्रिंट का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। उनमें जो इनका पहला पेंटिंग था वो क्या दर्शा रहा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। वो ये दर्शा रहा है कि द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पे पीपल यूरोप और अमेरिका दोनों के लोग, यूरोप के भी और अमेरिका के भी। और ये दोनों कौन है बताइए तो? अमेरिका और यूरोप क्या है, कंट्री है या कंटिनेंट है? कंटिनेंट है। तो यूरोप और अमेरिका दोनों कंटिनेंट है। वहाँ के लोग, मेन एंड वुमेन, पुरुष महिलाएं, सभी लोग और सभी एज के एंड सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत ही नीचा है, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। अब समझिए इस चीज को एक बार में पूरा एकदम मोटा मोटी एकदम पूरा समझ लीजिए एक बार में। फ्रेडरिक सोरियो का पहला पेंटिंग ये दर्शा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के सारे लोग, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो कम उम्र के हों, चाहे बड़ी उम्र के हों, है ना, सभी लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, है ना, बड़ा हो, छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर कोई इंसान एक रास्ते में एकदम ट्रेन के जैसा एकदम लाइन में जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे ट्रेन के ऊपर बैठ के नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ट्रेन चलता है ना, बिल्कुल एकदम लाइन में चलता है, कभी उधर उसको मुड़ना पड़ता है तो लाइन में ही मुड़ता है, जाता भी तो शायद इधर सीधे एकदम लाइन में ही जाता है। तो सभी लोग आपस में लाइन में एकदम मिल के आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? वो आगे बढ़ रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेटस ऑफ लिबर्टी। स्टेटस नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, माय मिस्टेक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? देखिए आप अपने फिगर में देखिए, मैं अपने फिगर को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एक महिला का पिक्चर बना हुआ है स्टैच्यू में, जो कि एक हाथ में जो है ना, वो हाथ में क्या है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो आपको मूर्ति दिख रहा है अपने बुक में, आपको यही मूर्ति हमारा कहला रहा है यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? हाँ, लिबर्टी का मतलब समानता कह लीजिए, आज़ादी कह लीजिए, इस प्रकार से, है ना। तो वो लोग सभी लोग आपस में मिलके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जरा हमको एक बात बता दीजिए, यहाँ पे लिबर्टी का मतलब तो वही हो गया, समानता कह लीजिए या फिर स्वतंत्रता कह लीजिए, आज़ादी कह लीजिए, बराबरी कह लीजिए, सब चीज़ मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए हमको, ठीक है हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या यहाँ से आप थोड़ा सा इमेजिन करके बता पाएंगे कि ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ही और आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जो स्वतंत्रता का जो एक साइन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, उसी की ओर ये लोग एकदम चैन बना के ट्रेन की जैसे ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर? किसी और स्टैच्यू की ओर ही भी ये लोग जा सकते थे। ये स्वतंत्रता को दर्शाता है। हाँ, ये सभी लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन सभी को आज़ादी पसंद है, और इन सभी लोगों को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। क्या ये हकीकत में हो रहा है? क्या ये हकीकत में नहीं हो रहा है, ये उनके द्वारा देखा गया सपना है जो कि उन्होंने अपने पिक्चर में बना दिया है। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, और बाद में इनका सपना सही भी हुआ। जो चीज़ इन्होंने अपने सपने में देखा, जो चीज़ इन्होंने अपने पेंटिंग में बनाया, बाद में यूरोप के लोगों ने इस चीज़ को हासिल भी किया, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिला। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर जो ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वो सपना उनका सच हुआ। ये बहुत बाद में आपको मालूम चलेगा, लेकिन हाँ फिलहाल अभी हम लोग इसको समझते चलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे इसलिए बढ़ रहे हैं ये लोग क्योंकि इन सभी को आज़ादी पसंद है,
और ये लोग आज़ादी का मांग भी कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ फीमेल फिगर वाज शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यदि आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, तो एक फीमेल का फिगर है, देखिए ध्यान से, आपके बुक में है, देख पा रहे हैं आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, देख पा रहे हैं? हाँ, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, मेनली एक महिला का पिक्चर वहाँ पे बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, जो कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एक हाथ में लिए हुए है। ज़रा देखिए, मतलब कि एकदम आग का मिसाल एकदम हाथ में लिए हुए है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आपने बहुत जगह पर मूवी में भी देखा होगा आपने। यदि आप किसी हॉलीवुड मूवी को देखें तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जरूर दिखाया जाता है पहले। जैसे हम लोग यदि कोई मूवी स्टार्ट करते हैं तो पहले देवी देवताओं का वहाँ पे फोटो आता है सामने में, है ना, गणेश जी का जाता है, फिर से दुर्गा जी का जाता है, इस प्रकार का सरस्वती जी का जाता है, वहाँ पे फोटो शुरुआत मूवी के शुरुआत में ही आता है। उसी प्रकार से यदि आप हॉलीवुड मूवी को देखेंगे तो हॉलीवुड मूवी जब स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारे मूवी को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन कुछ कुछ मूवी को हमने देखा है जिसमें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आता है वहाँ पे। तो ये क्या है, आग का मिसाल जो है ना, यानी कि वो एक हाथ में लिए हुए है, जिसमें कि आग एकदम धधकता हुआ जल रहा है, वही हो गया हमारा टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। अच्छा, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये अंधेरे में प्रकाश का काम कर रहा है ना। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब हो गया कि यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, यहाँ पे अंधेरा का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे मतलब है अंधेरा का कि यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये नॉलेज की ओर आपको लेकर जाएगा। यदि आपके पास अंधेरा छाया हुआ है, किसी प्रकार का आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये नॉलेज की ओर आपको लेके जाएगा, है ना। ये मतलब कि ये मोटा मोटी आपको एक रास्ता दिखा रहा है, टॉर्च दिखा दिखा के कि लो तुम आगे बढ़ो, इस प्रकार से। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिए हुए एक हाथ में। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। इन अदर हैंड भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ में इन्होंने क्या किया है, दूसरे हाथ में यदि आप गौर से देखेंगे तो इनके हाथ में ना एक पर्ची है ना। उस पर्ची में जो भी पुरुषों के अधिकार हैं वो सारा का सारा लिखा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे केवल मैन क्यों लिखा, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब मैन क्यों केवल लिखा, कुछ और भी लिख सकता था, ये वुमेन भी लिख सकता था, मैन एंड वुमेन दोनों कर देता, लेकिन यहाँ पे केवल मैन के बारे में क्यों लिखा, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, इसलिए लिखा गया है ना क्योंकि जब फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाया 1848 में, उस समय पे अधिकतर कंट्री में, अधिकतर कंटिनेंट में भी पुरुषों को ही केवल और केवल बहुत राइट था, महिलाओं को राइट नहीं था। इसलिए फ्रेडरिक सोरियो के सपने में एक चीज़ की कमी हमको नज़र आती है, ये आपको कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे आपको बताएगा भी नहीं, समझ रहे बात को। देखिए, फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग में आपको ये खासियत मिलेगा कि यूरोप और अमेरिका के मैन वुमेन हर एक क्लास के, हर एक एज के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे तो बढ़ रहे हैं, हर एक कोई आज़ादी की ओर आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो हाथ में पर्ची है एक, उनमें केवल और केवल पुरुषों के राइट के बारे में लिखा गया है। ये ड्रॉबैक है फ्रेडरिक सोरियो के सपने का। और उनको, फ्रेडरिक सोरियो को उस समय पे, चूँकि देखिए जैसा आपके सामने माहौल है ना, उसी प्रकार का आपको सपना भी आता है। मतलब कि जो चीज़ आपके आसपास घटता है सपने में भी आप वही चीज़ देखते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और क्वीन विक्टोरिया बन गए हैं, ऐसा तो नहीं आता होगा सपना, है ना। मतलब कि देखिए, सपने का खासियत होता है, सपना वही आता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो चीज़ आपके आसपास होता है। तो फ्रेडरिक सोरियो बात कर रहे हैं 1848 का, उस समय पे यूरोप में औरतों को राइट नहीं था। तो हो सकता है कि उनके सपने में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो उन्होंने देख रहा था अपने सपने में, हो सकता है कि उनके जो चार्टर था, यानी कि जो उसका एक पर्ची था, उसमें वुमेन के राइट के बारे में ना लिखा हुआ हो, क्योंकि उस समय पे वुमेन को उतना राइट भी, अधिकार भी नहीं था। तो आपसे कभी कभी ड्रॉबैक भी पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक सोरियो के ड्रॉबैक को पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरियो के सपने में ड्रॉबैक क्या आपको नज़र आता है। नज़र ये आता है कि उन्होंने जो पेंटिंग बनाया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, लोगों को जो उसमें दर्शाया गया है, उनमें जो एक पर्ची है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में जो पर्ची है, उसमें केवल और केवल महिलाओं के, पुरुषों के राइट के बारे में बात किया गया है, महिलाओं के राइट के बारे में बात नहीं किया गया है।
समझ गए बात को। ये है फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग का एक छोटा सा ड्रॉबैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी कोई उतना खास बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि फ्रेडरिक सोरियो के समय में, उस समय पे औरतों को उतना ज़्यादा परमिशन नहीं था, राइट नहीं था, तो जो उनके सामने था वही चीज़ उन्होंने अपने पेंटिंग में भी दर्शा दिया है। जो उनके सामने था वही चीज़ उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बताना चाहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे, ऑन दी अर्थ इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है? आगे। बैकग्राउंड का मतलब पीछे, फोरग्राउंड का मतलब आगे। अब थोड़ा सा यदि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे देखेंगे, फोरग्राउंड यानी कि ज़मीन पे थोड़ा सा देखें आप, तो आपको नज़र आएगा कि देखिए यहाँ पे, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या होगा? देखिए आप अपने फिगर में देखिए, आपको नज़र आएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे जमीन पे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट नज़र आ रहे होंगे। आ रहे हैं क्या? देखिए वो पार्ट किस चीज़ को दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया, देखिए आपके बुक में भी एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब लिखा हुआ है ना। देख, एक बात पहले इसको समझ लीजिए, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है? अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। देखिए ध्यान से, अब फ्रेडरिक सोरियो का जो पेंटिंग है ना, छोटा सा पेंटिंग है, लेकिन वो बहुत कुछ दर्शा रहा है, बहुत कुछ दर्शा रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे धरती पे यानी कि ज़मीन पे जो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये टुकड़ा दर्शा रहा है कि अब जो है मोनार्कियल सिस्टम नहीं चलेगा, एक तरफा पावर नहीं चलेगा। उन सभी को हमने तोड़ के हमको अब अपनाना है लिबर्टी को, आज़ादी को अपनाना है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेडरिक सोरियो अब ये बताना चाह रहे हैं कि यूरोप में जो राजा महाराजाओं का शासन है अब, है ना, मोनार्की वाला जो सिस्टम है वो हम अब नहीं चलने देंगे। अब यहाँ पे चलेगा तो चलेगा केवल और केवल लिबर्टी चलेगा, यानी कि आज़ादी चलेगा। लोगों का यहाँ पे मनमर्जी अब चलने वाला है। उसके बाद उसके साथ ही साथ यहाँ पे और लिखा हुआ है, जो आपके नीचे में गिरा हुआ है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बटा हुआ है ज़मीन पे हिस्सों में। अब इसे गौर से देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा मुकुट है, फिर से राजा महाराजाओं का थोड़ा सा कपड़ा भी है, जूता भी है, इस प्रकार से आपको ज़मीन पे नज़र गिरा हुआ आएगा। तो वो ये दर्शा रहा है कि अब जो है राजा महाराजाओं का शासन नहीं चलेगा, वो हम लोगों ने तोड़ दिया है उसको, अब हम लोग आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ आगे पहले क्या होता था? पहले होता था कि मोनार्की जो होते थे ना, वो सेंट्रलाइज्ड होते थे। सेंट्रलाइज्ड मतलब ये हो गया कि सारा का सारा पावर उन्हीं के हाथ में होता था, है ना। राजा महाराजाओं के हाथ में ही पावर सारा होता था, वो किसी को पावर बांटते नहीं थे, जो करते थे वो खुद करते थे। ठीक है, आगे मिलिट्राइज्ड मतलब कि उस समय पे कंट्रोल किसका हुआ करता था? मिलिट्री लोगों का, है ना। राजा महाराजाओं के अंदर में मिलिट्री तो रहेंगे ही, तो वो जो चाहते थे वो होता था। उसके बाद रिप्रेसिव, रिप्रेसिव का मतलब हो गया कि वो लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे, हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। रिप्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि राजा महाराजा लोग अपने प्रजा को दबाते थे, तानाशाही कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, इस प्रकार का हमको दर्शा रहा है कौन? फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है, इन सोरियोज यूटोपियन विजन the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। अब देखिए यहाँ पे यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले क्या होता है। द विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब ये कि यूटोपियन एक ऐसा विज़न है, एक ऐसा आपके माइंड में चलने वाला सपना है, जैसे आप कह सकते हैं, सपना कह लीजिए आप इसको। विजन का मतलब क्या होगा? सपना ही तो आप कह सकते हैं इसको। तो यूटोपियन का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसे समाज की कल्पना है, ऐसे समाज का एक सपना है जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल है। आइडियल मतलब क्या? वहाँ पे किसी प्रकार का बुराई नहीं है, हर लोग आपस में बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं यूटोपियन। और ऐसा आपके अंदर सपना है जो कि अभी तक तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा आपके अंदर सपना है। समझ रहे बात को? लेकिन वही चीज़ तो यहाँ पे कहा गया है ना, इन सोरियो यूटोपियन विजन। तो
क्या जो चीज़ फ्रेडरिक सोरियो ने अपने पेंटिंग में दर्शाया है, क्या वो चीज़ अभी यूरोप में है फ़िलहाल? नहीं है। लोग लिबर्टी की ओर आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पे अभी लिबर्टी है? नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि फ्रेडरिक सोरियो के मन में ही एक अलग ही ख्याल चल रहा है ना? उसका अलग एक विज़न है, जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है और हुआ भी। उनका सपना भी साकार हुआ, जो उन्होंने पेंटिंग में कहा था, बाद में जाके वो सारा कुछ उनको मिला देखने को। समझ रहे बात को? चलिए, तो यूटोपियन का मतलब हो गया कि एक ऐसे समाज से कल्पना करना, एक ऐसे देश का कल्पना करना अपने ही मन में, जो कि फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है और वो बहुत ही आइडियल होगा, बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा, वहाँ पे किसी प्रकार का किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, इस प्रकार से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। तो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था, जो उसका यूटोपियन विजन था, जो अपने ख्यालों में ही वो खोए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि जो अलग अलग देशों से लोग अलग अलग देशों के लोग हैं, वो आपस में ग्रुप्ड हो गए हैं, यानी कि आपस में मिल गए हैं, है ना? अब आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, अब लोगों को पहचाना जाएगा किससे? उसके झंडों से। आज देखिए, सही बात है, आज लोगों को हम लोग कैसे पहचानते हैं? झंडों से ही पहचानते हैं ना। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई प्लेयर यदि जापान में खेलने के लिए जाता है, चाहे हॉकी हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो, जैवलिन थ्रो, कुछ भी हो, तो हम कैसे जानते हैं टीवी में कि वो इंडिया से बिलोंग करता है? उसके पीठ के ऊपर जो है ना फ्लैग रहता है, इंडियन फ्लैग। तो हम लोग लोगों को कैसे पहचानते हैं? इंडियन फ्लैग से पहचानते हैं, है ना? पाकिस्तानी फ्लैग से पहचानते हैं, अमेरिकन फ्लैग से पहचानते हैं। तो वही चीज़ यूटोपियन विजन था सोरियोज का, ये कि अब जो है लोगों को पहचाना जा रहा है किससे? उसके कपड़ों से। कॉस्ट्यूम भी है आगे में, नेशनल कॉस्ट्यूम भी है, उनके कपड़ों से पहचाना जा रहा है, उसके झंडे से पहचाना जा रहा है ना? तो ये जो इनका सपना था वो बहुत ही अच्छा सपना था, है ना? इनका जो पेंटिंग था वो बहुत कुछ हमको बता रहा था। तो यहाँ तक में आपको कोई डाउट रहा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यूटोपियन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। तो यूटोपियन का बेसिकली यदि आपसे मतलब कोई पूछे तो आपको बताना है कि एक ऐसा समाज का कल्पना करना, एक ऐसे समाज के बारे में सोचना जो फिर अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, और जो होगा वो बहुत ही आइडियल होगा, है ना? बहुत ही सुचारू रूप से वो काम करेगा। आगे, फ्रॉम दी हेवन्स एबव। अच्छा, यदि थोड़ा सा आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको नज़र में ना कुछ देवी देवता भी नज़र आएंगे उड़ते हुए, है ना, हवा में। दिख रहा है आपको? चलिए, आप अपने बुक में भी लगातार देखते रहें, तो उसमें आपको कुछ देवी देवता भी ऊपर में नज़र आ रहे हैं। तो फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट, सैंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन दिस सीन। और फ्रेडरिक सोरियो जो ये पिक्चर बनाए हैं, इन पिक्चर में उन्होंने अपने टॉप में, यानी कि पिक्चर के ऊपर में, ये अपने कुछ देवी देवताओं को भी उन्होंने दर्शाया है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दर्शाया इन्होंने। इन्होंने दर्शाया है क्राइस्ट, है ना, इसके जो भगवान हैं उनको दर्शाया है। सेंट, इनके जो फादर उधर हैं, है ना, जो कि पूजा ये सब करते हैं, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी होते हैं। जैसे हमारे समाज में, हिंदू समाज में प्रतिष्ठित आदमी कौन? ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, ये प्रतिष्ठित आदमी है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्राइस्ट हो गया, सेंट्स हो गया, एंजल्स हो गया। एंजल्स मतलब कि परी, है ना। इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने फिगर में दर्शाया है। और दर्शाने का मतलब क्या हुआ? दर्शाने का मतलब हो गया, हाँ, इमेजिन करना कि जो चीज़ सामने यहाँ पे घटित हो रहा है, इसके ऊपर हमारे देवी देवताओं का नज़र है ना। जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान आप सब आपके भरोसे है ना। जैसे हम लोग एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान सब आपके भरोसे है ना। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ नारियल वारियल फोड़ते हैं और कहते हैं ना कि सब आपके भरोसे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सोरियोज अपने पेंटिंग में दर्शाना चाह रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि भगवान जी देखिए, हमने तो ऐसा कर दिया है, बाकी इस पर नज़र तो आप ही का है, जो करना है आप ही को करना है। इस प्रकार से वो दर्शाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों को ना धर्म के बारे में थोड़ा बहुत यदि आप बता दें, उनके बारे में, उसके अंदर यदि धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो वो बहुत जागरूक हो जाता है ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि हिंदू के बारे में बुरा सुनना चाहेगा, हिंदू वाले लोग। कोई भी ऐसा मुस्लिम लोग नहीं होगा जो कि अपने धर्म के बारे में बुरा सुनना चाहेगा, नहीं सुनना चाहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसका नज़र है? भगवान का नज़र है, हमारे गॉड का नज़र है, तो हम लोगों का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पे एक पवित्रता का वो पहचान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी
अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और फ्रेडरिक सोरियो ने अपने पेंटिंग में इन देवी देवताओं को इसलिए इस्तेमाल किया है ना, इसलिए उनका फिगर बनाया है ताकि सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, ताकि लोगों के बीच में एक भाईचारा का जो भावना है वो उत्पन्न हो सके, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना हिंदू समाज में, हमारे हिंदू समाज में बहुत बार ये होता है ना कि जैसे कोई भी यदि कितना ही गुस्सा क्यों ना हो किसी से, लेकिन हम लोग दिवाली में, दशहरा में, छठ में, होली में उनसे बात कर ही लेते हैं, मतलब कि भाईचारा हम लोग फैला रहे हैं। उसी प्रकार से फ्रेडरिक सोरियो अपने पेंटिंग में देवी देवताओं का जो उन्होंने पिक्चर को इस्तेमाल किया है वो केवल और केवल उसे भाईचारे को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, यानी कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया, भाईचारा, है ना। और वो बताना चाहते हैं कि भाई देखो हम सभी का देवी देवता जो है वो एक ही है, अलग नहीं है, हम सब आपस में एक हैं, हम लोग को एक रहना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ तक में यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको केवल और केवल फ्रेडरिक सोरियोस के फर्स्ट पेंटिंग के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया बात, यहाँ तक में कोई भी समस्या है? चलिए, तो हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चल रहे हैं और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ही ये नोट्स बनाया गया है और हर एक चीज़ों को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन डिस्कस भी किया गया है ना। चलिए, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी बुक को पलट के देखेंगे ना तो आपको दो टर्म बहुत खास मिलेगा। पहला टर्म है आपके सामने मॉडर्न स्टेट का और दूसरा टर्म है आपके सामने नेशन स्टेट का। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। मॉडर्न स्टेट क्या है? अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब आप बता सकते हैं? देखिए, बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है मॉडर्न स्टेट का मतलब, और नाम भी इसका मॉडर्न है तो और भी समझने में आपको आसानी हो गया होगा। ये हो गया हमारा मॉडर्न स्टेट और हो गया नेशन स्टेट। चलिए, आप बताइए तो थोड़ा सा क्या आपको समझ में आता है, इससे हो जाएगा? मॉडर्न स्टेट में जो हाँ पावर है उसमें सेंट्रल पावर जो है, हाँ वो मतलब वो तानाशाह मतलब रूप लिया हुआ है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, आपने जो कहा वो सही है, थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐड करना चाहेंगे। देखिए, मॉडर्न स्टेट नाम से चल रहा है मॉडर्न, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, और हम लोग बात कर रहे हैं किस हिस्ट्री का? मॉडर्न हिस्ट्री का। हमने कहा कि मॉडर्न जो हमारा हिस्ट्री होती है हिस्सों में बटा हुआ है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। हम लोग बात कर रहे हैं किस हिस्ट्री का? मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात किया गया है मॉडर्न स्टेट। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री है जिसमें कि अधिकतर फैक्ट्री का स्टार्टअप, यानी कि फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुका होगा, वेपन आ चुके होंगे, अच्छे अच्छे हथियार आ चुके होंगे, है ना, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ चुका होगा, यानी कि पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न तो हो रहा है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी समझ नहीं है ना। यही हमारा कहलाता है मॉडर्न स्टेट। और मॉडर्न स्टेट में अभी भी फ़िलहाल जो पावर है वो किसी न किसी एक हाथ में ही है, यानी कि राजा महाराजाओं के हाथ में ही ये पावर होता है। समझ रहे बात को? तो मॉडर्न स्टेट का मतलब हो गया कि हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट आप कह लीजिए जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी तो भरपूर होगा लेकिन उसको लेकर लोगों के बीच में जागरूकता नहीं होगा, है ना, लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मॉडर्न स्टेट का, कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया किसी एक ही हाथ में वो पावर होगा। समझ में आ गया? वो चाहे हो सकता है हमारा मिलिट्री के हाथ में हो, चाहे हो सकता है वो राजा के हाथ में हो, रानी के हाथ में हो, किसी के हाथ में हो सकता है, लेकिन मॉडर्न स्टेट में कभी भी डेमोक्रेसी में पावर नहीं रहता है, डेमोक्रेसी के हाथ में पावर नहीं रहता। तो मॉडर्न स्टेट का मतलब हमारा यही हो गया कि मॉडर्न तो है लेकिन फिर भी अभी इसके अंदर उतना ज़्यादा समझदारी नहीं आया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेशन स्टेट का मतलब क्या है? अ नेशन स्टेट इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड रूलर्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री एंड डिसेंट। नेशन स्टेट का मतलब हो गया कि जैसे आज हमारा भारत है, ये हो गया हमारा नेशन स्टेट।
नेशन स्टेट का मतलब यहाँ पे हो गया कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे पावर जो है, अच्छा याद कीजिए हमारे इंडिया में ना पावर 3 हाथ में बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो क्या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टेट है? नहीं, ये नेशन स्टेट है। ये नेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे पावर हर किसी के पास बराबर है ना, कोई भी अकेला पावर को ज़्यादा होल्ड किए हुए नहीं है, सबके पास अपना पावर एकदम अलग अलग है, बिल्कुल इक्वल है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी है। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि इंडिया में रहने वाला लोग हर कोई तिरंगे झंडे का यूज करेगा, ये हो गया हमारा सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। लेकिन ये चीज़ आपके मॉडर्न स्टेट में नहीं होता था। मॉडर्न स्टेट में मॉडर्न लोग तो थे, इंडस्ट्री था, फिर से टेक्नोलॉजी था, कम्युनिकेशन था, हर चीज़ मॉडर्न था, लेकिन वहाँ पे लोग मॉडर्न नहीं थे। लेकिन ये जो हमारा नेशन स्टेट है, यहाँ पे लोग मॉडर्न के साथ साथ यहाँ पे लोगों के अंदर भाईचारे का भावना भी होता है। समझ रहे बात को? एक और जो खास करके इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताया जाता है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में, मॉडर्न स्टेट का कोई भी खास पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता, कोई भी खास का पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता, यानी कि इसके पास कोई अपना बॉर्डर नहीं होता एक। लेकिन नेशन स्टेट जो होते हैं आज के दौर में, जो हम लोग जिसको नेशन स्टेट कहते हैं, उसके पास अपना एक पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। जैसे इंडिया का अपना पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, जैसे वो नेपाल से सटा हुआ है, फिर से चाइना से सटा हुआ है, फिर से हमारा पाकिस्तान से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, श्रीलंका से सटा हुआ है, ये सब हमारा क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो नेशन स्टेट का एक पॉलिटिकल बाउंड्री आज के दौर में है, लेकिन मॉडर्न स्टेट का उस समय पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं था उतना खास। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया हमारा नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बारे में बात हम लोगों ने कर लिया। चलिए, तो यहाँ से आपने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा, फ्रेडरिक सोर्यूस के बारे में पढ़ लिया आपने, उसके पेंटिंग के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ आपने मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में आपने पढ़ लिया। देखिए, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में यदि आपको फ़र्क पूछा जाए ना, तो आप 2-3 फ़र्क फटाफट बता सकते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। पहला ये बता दीजिएगा कि मॉडर्न स्टेट मॉडर्न तो होते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना, लोगों के बीच में समझदारी नहीं है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिंग आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन नेशन स्टेट में मॉडर्न के साथ साथ यहाँ पे लोगों के अंदर में एक भाईचारे का भावना भी है, हाँ, यूनिटी है। उसके बाद मॉडर्न में आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी खास पॉलिटिकल बाउंड्री हमारा उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारा खास पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। एग्जाम्पल पूछे दोनों का एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। एग्जाम्पल उस समय का आप दे दीजिएगा, देन यूरोप, देन THEN, देन का मतलब होता है तब, उस समय पे, देन यूरोप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और नेशन स्टेट का एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा नाउ इंडिया। इंडिया एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेशन स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे पावर जो है ना किसी एक हाथ में नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मॉडर्न स्टेट में जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन नेशन स्टेट में पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, यहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया पावर एक हाथ में ना होकर अलग अलग हाथों में होना, है ना। तो ये हो गया आपका मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में, इन दोनों के बारे में समझ में आ गया। चल, उसके बाद आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे क्यों दिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे था? फ्रांस में हुआ था, जो कि आपने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है। और फ्रांस हमारा क्या है, एक यूरोप का छोटा सा हिस्सा है ना। तो यदि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो बहुत ज़्यादा सहूलियत आपको हो जाएगा नेशनलिज्म में, यूरोप नेशनलिज्म कैसे फैला, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन यदि आप क्लास 9th में अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इसमें, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।